Hello, my dear students. Today we are discussing our history's first chapter, sources of studying the past, second part for class 6. So let's start. The word manuscripts comes from the Latin word manu, meaning hard. जो मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड है वो लैटिन वर्ड मनु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हार्ड या कठिन। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है हस्तलिखित, मतलब जो हाथों से लिखा जाए, इसे पांडुलिपि भी कहते हैं। एशियंट पीरियड्स स्टार्ट फ्रॉम अर्ली मैंस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका जो फर्स्ट पार्ट था उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो अर्ली मैन थे उनसे एशियंट पीरियड का आरंभ हुआ, शुरुआत हुई। सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड, तो ये काफ़ी एक लंबा समय था। द अर्ली मैन हैड नॉट डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग द इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ। जो अर्ली मैन था, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, कि उनके पास कोई टेक्निक्स नहीं थी, क्योंकि वो इतना डेवलप नहीं था, उसको राइटिंग के स्किल्स नहीं पता थे, उसको नहीं पता था कि कैसे चीज़ें रिकॉर्ड करके संरक्षित करके रखी जाती हैं। जो उसकी लाइफ के इवेंट्स थे वो उनको प्रिजर्व कैसे करें, इन सब के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी। इट वॉज मच लेटर दैट द टेक्निक्स ऑफ राइटिंग डेवलप, बट इवन देन द बुक्स वर रिटन बाय हैंड कार्डेड मैनस्क्रिप्ट्स। उसके काफ़ी बाद में जो लेखन की तकनीक है, जो राइटिंग की जो टेक्निक है, वो मतलब इसकी डेवलप हुई, लेकिन उससे पहले जो बुक्स वगैरह हमारी होती थी वो उनको हाथों से लिखा जाता था, इसलिए उनको हस्तलिखित बुक्स कहा जाता था। पांडुलिपि में जिस मैन्युस्क्रिप्ट जिसके बारे में मैंने भी आपको ऊपर बताया है, तो जब हमारे पास राइटिंग टेक्निक डेवलप नहीं थी, तो बुक्स वगैरह जो हैं वो बाई हैंड हाथों से लिखी जाती थी, और ये करना बहुत मुश्किल होता था, बहुत कठिन होता था। द सोर्सेज ऑफ एशियंट हिस्ट्री वाज देयरफॉर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एशियन हिस्ट्री हमारी जो है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं वो पुरातत्व शास्त्र जिसे हम कहते हैं, पुरातत्व शास्त्र यानी ऐसा साइंस, ऐसा विज्ञान जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन व विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने और उसको डिफाइन करने, उसको एक्सप्लेन करने का वर्क करता है, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहलाता है। इट आल्सो मीन द स्टडी ऑफ द रिमेन्स फाउंड इन द पास्ट, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास्ट के जो अवशेष हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं, उनका अध्ययन जो है इस विज्ञान में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, आवर नॉलेज ऑफ द हड़प्पन पीपल इज़ बेस्ड ऑन द रिमेन्स फाउंड एट मैनी प्लेसेस नाउ इन पाकिस्तान एंड अदर प्लेसेस इन नॉर्थन इंडिया। हड़प्पा जो संस्कृति है उसके बारे में जो हमको नॉलेज मिली है, जो कि पाकिस्तान में है और भी भारत के उत्तरी क्षेत्रों में है, वो इन्हीं बेस पे यानी पुरातात्विक शास्त्र की वजह से ही जो उसके रिमेन्स हमको मिले हैं, उससे उसके बारे में हमको पता चला है कि ये जो हड़प्पन संस्कृति है ये कितनी पुरानी है, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी। तो ये सब बातें हमको क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चली है। These include remains of building, bones, tools and weapons made of stones and metals. जो इसमें सम्मिलित हैं, जो इनके अवशेष थे, उसमें जैसे बिल्डिंग्स उनकी थी, बोन्स, टूल्स यानी जो वो हड्डियों के औजार वगैरह बनाते थे, वीपन्स मेड ऑफ स्टोन्स, पत्थर के जो उनके औजार थे, क्योंकि तब इतनी टेक्निक डेवलप नहीं थी कि उनको पता हो कि हाँ हमको लोहे के या किस चीज़ के जो हैं वो टूल्स बनाने हैं। तो अर्ली मैन अपने अकॉर्डिंग जो हड़प्पन संस्कृति के जो लोग थे, वो जिस जिस चीज़ों का उन्होंने ये टूल्स और ये सब बनाए थे, जैसे हड्डियों के, पत्थरों के, तो जो उनके रिमेंसेस थे उनसे हमको पता चला है कि ये कितने पुराने हैं और किस कल्चर के बने हुए हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अबाउट 445 years
4500 ईयर्स एगो। ये जो हड़प्पन संस्कृति है ये आपको पता है लगभग 4500 साल पुरानी है। और ये कितनी पुरानी है इसका रीज़न हमको कैसे पता चला, सिर्फ इसके जो अवशेष थे, रिमेंसेस थे, उनसे। नेक्स्ट टॉपिक, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है शिलालेख। जैसे नेम से ही आपको कुछ लग रहा है, शिलालेख, शिला, सिल यानी पत्थर, यानी पत्थरों पे जो लेख प्राप्त हुए हैं हमको, उनसे जो जानकारियाँ मिलती हैं वो हमारा इंस्क्रिप्शन कहलाता है। Inscriptions are written on relatively hard substance such as rocks, pillars, walls of temples and forts, and on clay और copper plates। जैसा आपको पता है, मैंने बताया, ये हार्ड चीज़ पे राइट होती हैं, जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं उस पे राइट होते हैं। जैसे चट्टानें हुई, खम्भे हुए, टेम्पल्स की जो दीवार हैं आपने देखा है उस पर उभरी हुई कुछ लिखी कोई आकृति बनी होती है, किले होते हैं मिट्टियों पर, या जो कॉपर की प्लेट्स होती हैं तांबे की, उनमें ये चीज़ें लिखी जाती हैं, वो शिलालेख कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए, द रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका हेल्प्स अस इन नोइंग अबाउट हिज धर्म एंड एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो चट्टानों पे शिलालेख मिले हैं अशोक के टाइम के, वो हमको ये बताते हैं कि अशोक का जो धम, मतलब उस समय धम कहा जाता था इस वर्ड को, धम, और आज जो है उसका डेवलप वर्ड हम जो है धर्म यूज़ करते हैं। और ये पता चलता है कि हाँ वो उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। तो ये उन शिलालेखों से ही जो आपका इंस्क्रिप्शन है उनसे ही हमें पता चलता है कि अशोक का जो एम्पायर था वो कहाँ तक था। नेक्स्ट है कॉइन्स। कॉइन्स मीन्स सिक्के। Coins are also a valuable source for historian to understand the past. पास्ट को समझने के लिए इतिहासकारों के पास कॉइन्स जो हैं वो बहुत ही वैल्यूबल सोर्स हैं। द कॉइन्स बियर सच इंफॉर्मेशंस एज डेट्स। जो आपके कॉइन्स होते हैं उनमें कई प्रकार की इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती हैं, जैसे डेट्स, मतलब कब वो चलन में आए, कब जारी किए गए। नेम्स ऑफ किंग्स, कई सिक्कों पे उनके जो किंग्स हैं उनके नेम भी जो हैं वो प्रिंट होते हैं। एंड देयर पोर्ट्रेट्स, कुछ सिक्कों पे उनकी तस्वीरें भी जो हैं वो प्रिंट होती हैं। विच थ्रो लाइट ऑन हिज सोशल, पॉलिटिकली एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ दोज पीरियड्स। यानी उन सिक्कों के जरिए ही हम ये जान सकते हैं किस धर्म के थे, उनकी जो है उसका कंडीशंस ऑफ दोज पीरियड्स, कि किस समय से किस समय तक उन्होंने वो सिक्के चलवाए, उनका सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्या महत्व था। तो ये उन सिक्कों के जरिए हमको पता चलता है जिसपे कि वो चीज़ वो राइट करवाते थे अपने एम्पायर के बारे में, अपने बारे में, अपनी पिक्चरें, अपने नाम और डेट। तो जो कॉइन्स हैं वो भी एक बहुत अच्छे वैल्यूएबल सोर्स हैं जिनसे हमको अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। सॉरी, इसमें एक थोड़ा सा लाइन मिस हो गई है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिज्मेटिक्स। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो कॉइन्स की जो स्टडी करते हैं, यानी सिक्कों के अध्ययन को संख्या विज्ञान कहा जाता है, यानी न्यूमिज्मेटिक्स कहते हैं, जिसमें हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि इंस्क्रिप्शन जो होते हैं उसमें हम शिलालेखों का अध्ययन करते हैं, या जो कॉइन्स होते हैं उसमें हम जो है डेट और किंग्स की पिक्चर्स, उनकी सोशल, पॉलिटिकल, इन सब चीज़ों के बारे में पता करते हैं। तो ऐसे जो सिक्के होते हैं उनका जो अध्ययन होता है उसको संख्या विज्ञान के रूप में जाना जाता है। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। द कॉइन्स इशू बाय समुद्रगुप्त टेल्स अस दैट ही वाज अ डिवोटी ऑफ विष्णु। जैसे कि समुद्रगुप्त के टाइम में जो सिक्के उसने चलाए थे उस पे उसने विष्णु का जो है वो पिक्चर बनवाई थी, जिससे ये पता था कि वो विष्णु का बहुत जो है वो भक्त है, उसके प्रति वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटी है। इसी सीक्वेंस में in one of the coins Kumargupta first
शोन राइडिंग अ हॉर्स। इसी प्रकार कुमारगुप्त ने जो सिक्के चलवाए थे उसमें हॉर्स राइडिंग का जो पिक्चर है वो लगा हुआ था। तो इस तरीके से कॉइन्स के जरिए इनकी जो कि मतलब इनकी किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था, या इनकी जो पिक्चर थी या इनके बारे में हमें उससे भी बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है अपने पास्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स जो होते हैं वो आपके स्मारक जिन्हें हम कहते हैं। टेम्पल, फोर्ट्स, प्लेसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स बिल्ड फॉर सम स्पेशल पर्पस आर कॉल्ड मोनूमेंट्स। अब मोनूमेंट्स क्या चीज़ होते हैं? मोनूमेंट्स होते हैं जो मंदिर, किले, महल और अदर चीज़ें जो हैं जिनका निर्माण किसी स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है, वो मोनूमेंट्स कहलाते हैं। द आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द remains of the monuments and also explore of the monuments and also explored and excavate to find the objects like tools, implements, pots, coins, etc. जो आपके पुरातत्वविद हैं वो इन अवशेषों का अध्ययन करके मोनूमेंट्स के और ये पता लगाते हैं कि जैसे जो ये टूल्स थे, पॉट्स थे, कॉइन्स थे, इसी तरीके से इन स्मारकों के अवशेष का वो अध्ययन करते हैं। उपकरण का, औजार, बर्तन, सिक्के आदि का अध्ययन करते थे ये जानने के लिए कि ये चीज़ें कितनी पुरानी हैं। These objects may be made of stones, bones, baked clay और metal। और ये चीज़ें जो हैं वो पत्थरों की बनी होती थीं, हड्डियों की बनी होती थीं या पकी हुई मिट्टी की बनी होती थी, धातुओं की बनी होती थी। और इनसे वो जो पुरातत्वविद हैं वो ये पता करते थे कि ये मतलब कितनी पुरानी है पास्ट में। नेक्स्ट है आपका फॉसिल रिमेन्स। एज यू नो फॉसिल रिमेन्स, फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म, रिमेन्स मीन्स अवशेष। Fossils are basically imprints of plants, animals और human preserved in rocks। जीवाश्म अवशेष मूल रूप से पौधों, जानवरों या चट्टानों में जो संरक्षित मनुष्यों की जो छाप होती है, जो मार्क होता है, उसे हम फॉसिल रिमेन्स कहते हैं। These imprints are usually made from hand body parts such as bones और skulls। ये जो छाप होते हैं वो ज़्यादातर जो बॉडी के हार्ड पार्ट्स होते हैं जैसे बोन्स या स्कल्स उनकी होती है। विच लीव अ परमानेंट मार्क ऑन द रॉक, जो स्थायी रूप से यानी परमानेंट अपनी जो छाप है वो चट्टानों पर छोड़ देती है। फॉसिल्स आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन on the species that have become extinct, for example डायनासोर। जैसा कि आप जानते हो बेटा कि जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म अवशेष, वो एक बहुत ही अच्छे स्रोत हैं जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, उनके बारे में हमें पता करने की। जैसे आपने डायनासोर का नाम सुना होगा। अब डायनासोर आपके टाइम में या हमारे टाइम में तो थे नहीं, हमने तो डायनासोर नहीं देखे, बट इन जीवाश्म जो फॉसिल्स रिमेन्स हैं इनके जरिए हमको ये पता चला कि डायनासोर नाम की भी कोई स्पीसीज कभी जो है वो यहाँ पाई जाती थी। तो ये हमें कैसे पता चला? उस जीवाश्म अवशेष से इसके बारे में हमको जानकारी मिली। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्ट फैक्ट्स। आर्ट फैक्ट्स को हम हिंदी में कलाकृति भी कहते हैं। मूर्तिकला या चित्रकला से रिलेटेड आर्ट फैक्ट्स भी हमें पास्ट के लोगों के कल्चर, लाइफ के बारे में काफ़ी नॉलेज देते हैं और नॉलेज देने में हेल्प भी करते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट है आपका लिटरेरी सोर्सेज, यानी लिखित जो सोर्स हैं। Manuscripts are the written record of the past. These manuscripts are available on palm leaves। जैसा भी ऊपर मैंने आपको बताया कि जो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिखित चीज़ें जो हमको मिली हैं उनसे हमें पास्ट के बारे में जानने में काफ़ी
ज़्यादा जानकारी मिली है। और वो किस पे उपलब्ध हुआ करती थी, जो हस्तलिखित, क्योंकि पहले तो जैसे अब के टाइम में आप पेपर यूज़ करते हो, तब पेपर नहीं थे, डेवलप नहीं इतना हुआ था कि इतने डेवलपमेंट में कि लोग पेपर का यूज़ करें। तो जो ये हस्तलिखित चीज़ें हुआ करती थी, या जो हाथ से लिखी, ये ताड़ के पत्ते या बर्च के पेड़ की छाल, कागज़ भी उपलब्ध थे, जो कि अब जो है बाद में मतलब इनकी जगह कागज़ ने ले ली। लेकिन पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो ये ताड़ के पत्तों वगैरह पे हाथों से लिखे जाते थे। द लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड, साहित्यिक स्रोत में ये चीज़ें सम्मिलित हैं, जैसे रिलीजियस लिटरेचर यानी धार्मिक साहित्य। The four Vedas, namely Rigveda, Samveda, Yajurveda, and Atharvaveda of the early Vedic period, are very important written sources of ancient history. Ancient history में जो हमारे 4 वेदास थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, इनसे ये मतलब जो लिखे गए हैं, इनके सोर्सेस के बारे में हमको पास्ट से पता चलता है। ये हस्तलिखित थे और साहित्यिक थे, इससे हमको पता चलता है। रामायण एंड महाभारत थ्रो अ फ्लड ऑफ लाइट ऑन लेटर वैदिक लाइफ। बाद में रामायण और महाभारत के बाद वैदिक जीवन के जो रीति रिवाज थे, परंपराएं थीं, और उस काल की प्रणाली के मूल्य पर प्रकाश डालते हैं, बताते हैं कि क्या रीति रिवाज थे। तो इनके बारे में हमें कैसे, जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, उनसे इनके बारे में पता चलता है। इसमें सेकंड है सेकुलर लिटरेचर यानी धर्मनिरपेक्ष साहित्य। सम एशियंट रूलर्स टुक इंटरेस्ट इन गेटिंग द मेन इवेंट्स ऑफ देयर रिकॉर्डेड। कुछ जो प्राचीन शासक थे, उन्होंने अपने शासनकाल की जो मेन इवेंट्स थे उनको नोट कराने में, दर्ज कराने में काफ़ी इंटरेस्ट लिया। सच रिकॉर्ड्स वे रिटन बाय द स्कॉलर्स ऑफ देयर कोर्ट्स, और ज़्यादातर ये रिकॉर्ड्स जो है उन किंग्स के या जो राजा थे उनके कोर्ट्स में लिखे गए, और जो उनके विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने ये चीज़ें राइट की। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ भी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी, ताकि ये जो टॉपिक है वो आपको क्लियर होता जाए। इसीलिए बीच बीच में मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ताकि वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, उसमें कोई भी आपको डाउट ना रहे। तो इसमें जो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी वो हर्षचरित के बारे में बताना चाहूँगी, जो बाणभट्ट ने लिखी थी। गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट हर्ष लाइफ। जैसे कि जो हर्षवर्धन थे, उनके दरबार में जो उनके स्कॉलर थे बाणभट्ट, उन्होंने हर्षचरित लिखी थी, जिसमें उन्होंने हर्ष के बारे में ही, उनकी जो है पूरी लाइफ के बारे में राइट किया था। थर्ड पॉइंट, फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स। इसमें थर्ड पॉइंट है, जो विदेशी यात्री द्वारा प्रशंसित लेख लिखे जाते थे, इनसे भी हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में जानने का काफ़ी मौका और काफ़ी जानकारी मिलती है। Accounts left by travelers are also an important source of information for historians. इतिहासकारों के लिए ये विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए लेख भी काफ़ी सहायक होते हैं उनको पास्ट के बारे में बताने के लिए। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। ह्वेन सांग visited India during the rule of Harsh in the 7th century CE. जैसा कि आपको पता होगा, ह्वेन सांग जो है वो भारत आया था हर्ष के शासनकाल में, 7th सेंचुरी में। द अकाउंट ही लेफ्ट बिहाइंड इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया ड्यूरिंग दैट टाइम। और उसने अपने उन लेखों में जो एक मतलब एकदम एक्यूरेट विवरण प्रस्तुत किया है मध्य और दक्षिणी एशिया के बारे में, हर्ष के टाइम में, कि हर्ष का साम्राज्य था उस समय और वो आया हुआ था। उसने जो है हर्ष के बारे में सारा लिखा कि कैसे जो है हर्ष अपने राज्य का संचालन करता था। सो
आपका चैप्टर फिनिश होता है नाउ. डू exercise yourself and show me your homework. Thank you.